गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स है क्या चीज़? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के पास अपने जो संसाधन मीन्स रिसोर्सेज जो होते हैं वो सीमित होते हैं। संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, और उन्हीं सीमित संसाधनों को प्रयोग करके उसको अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी होती है। सीमित संसाधनों का प्रयोग करके असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करनी पड़ती है, जिसके कारण उसके पास चुनाव की समस्या, चयन की समस्या, सिलेक्शन की समस्या उत्पन्न होती है कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या? इकोनॉमिक्स एक चुनाव की समस्या है। क्या समस्या है? चुनाव की समस्या। ये चुनाव की समस्या क्यों आई? क्योंकि संसाधन यानी कि रिसोर्सेज कैसे हैं? सीमित है। ठीक है बच्चों, तो जो हम इकोनॉमिक्स को क्लासीफाई करते हैं, टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, मैं अगर प्लस टू इकोनॉमिक्स के बेस की बात करूँ तो पहले जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता था वो सेमेस्टर फर्स्ट होता था, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता था वो सेमेस्टर सेकंड होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस को दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया और एनुअल सिस्टम कर दिया गया। कंबाइन करके क्या कर दिया गया? एनुअल सिस्टम कर दिया गया। और एनुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारा जो है अब माइक्रो और मैक्रो कंबाइन हो गया है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मांग की अवधारणा का। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, मांग की अवधारणा एवं नियम। अब बात क्या आती है कि जैसे हमने वर्ड इस्तेमाल करा मांग, तो जनरल लाइफ में मांग का अलग मीनिंग होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अलग मीनिंग होता है। अगर मैं जनरल लाइफ की बात करूँ तो मैं क्या कहता हूँ, पापा मुझे टीवी खरीदना है या पापा मुझे बाइक लेनी है, तो ये भी मेरी मांग है। ठीक है, काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता। ये विशफुल थिंकिंग यानी कि एक सोच भी, इसको भी हम क्या कहते हैं? ये भी मेरी मांग है। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कहती। इकोनॉमिक्स कहती है किसी भी चीज़ को मांग बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का? 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें वो होती हैं? पहली बात, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। दूसरा होता है उस वस्तु को पूरा करने के लिए धन। और तीसरा क्या होता है? उस धन को खर्च करने की तत्परता। उस धन को खर्च करने की तत्परता। ठीक है जी, यानी कि मांग होने के लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है। पहला, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन, और उस धन को खर्च करने की तत्परता। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हम किसी चीज़ को मांग नहीं कह सकते। ठीक है जी, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ, मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ, तो ये क्या है? ये मेरी सिर्फ इच्छा है। ठीक है जी, लेकिन मैं कहूँ कि मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए मेरे पास पैसा भी है, इच्छा भी है और पैसा भी है, तो वो चीज़ मेरी क्या है? आवश्यकता है। लेकिन मैं टीवी खरीदना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, यानी कि मैं टीवी खरीदना चाहता भी हूँ, मेरे पास पैसा भी है, और मैं जाकर उसको खर्च भी कराया। मेन तो से धन खर्च करने की तत्परता, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में कहते हैं जिगरा, कि उसके पास खर्च करने का जिगरा नहीं है। यानी कि अगर मेरा खर्च करने का जिगरा भी है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ? मांग कह सकता हूँ। तो मांग के लिए 3 बातों का होना ज़रूरी है। पहला, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा। दूसरा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए धन। तीसरा, उस धन को खर्च करने की तत्परता। जब ये तीनों बातें आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। ठीक है बच्चों, मांग। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मांग का अर्थ, कि मांग का मीनिंग क्या है। ये तो हमने समझा कि मांग कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कि मांग कहते किसी। अब है मांग का अर्थ। तो इकोनॉमिक्स कहती है कि मांग से अभिप्राय मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की
मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है, उस क्वांटिटी से है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के इच्छुक भी है और योग्य भी है। यानी कि देखो, ध्यान से देखो, पहली बात ये कि वो क्वांटिटी जिसे कोई उपभोक्ता एक निश्चित समय में, यानी कि टाइम पीरियड क्या है, गिवन है, टाइम पीरियड क्या है, गिवन है, विभिन्न संभव कीमतों पे, मार्केट में कीमत कुछ भी हो, 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, 3 रुपये हो, 4 रुपये हो, 5 रुपये, मुझे खरीदना है, ठीक है जी, मैं उसको खरीदने के इच्छुक भी हूँ, यानी खरीदना चाहता भी हूँ, और योग्य मीन से पैसा भी है, ठीक है जी। जब ये चीज़ें हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, मांग कहलाती है, ठीक है। अब आगे कंसेप्ट आता है मांगी गई मात्रा। मांग और मांगी गई मात्रा में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है, हमने मांग को पढ़ते वक्त कहा कि विभिन्न संभव कीमतों पे, कि मार्केट में कीमत कुछ भी हो मुझे खरीदना है, लेकिन मांगी गई मात्रा क्या कहता है, ये कहता है कि एक निश्चित कीमत पर, कि भैया इतने में मिलेगी तो लूँगा, या एक मार्केट की फिक्स कीमत पे ही वो लेने को तैयार है। अगर कीमत में कोई चेंज होता है तो वो मांगी गई मात्रा ना कह के वो क्या कहलाएगा, मांग कहलाएगा। यानी कि जहाँ एक कीमत निश्चित कीमत होती है उसको कहते हैं मांगी गई मात्रा, जहाँ विभिन्न संभव कीमत होती है उसको क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है बच्चों। अब आती है मांग की परिभाषा। मांग की परिभाषा आपको जो आसान लगे, जिस विद्वान के अनुसार लगे आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास फर्गुसन के हिसाब से परिभाषा है, जिसमें फर्गुसन ने क्या कहा कि मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है, मांग किसी वस्तु की वे मात्राएं हैं जिन्हें एक उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर, देखो बच्चों अन्य बातें क्या होती हैं इसके बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन, यानी कि मांग फलन के टॉपिक के साथ, ठीक है। प्रत्येक संभव कीमतों पर एक निश्चित समय में खरीदने के योग्य और इच्छुक है, उसको हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ये तो फर्गुसन के हिसाब से हो गया। आपकी बुक्स में अगर कोई इजी डेफिनेशन गिवन है तो आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है मांग तालिका। मांग तालिका क्या होती है? मांग तालिका नॉर्मल शब्दों में, यानी कि अगर मैं तालिका को अगर नॉर्मल शब्दों में कहूँ, जिसको हम कहते हैं टेबल, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल इंग्लिश में, ठीक है, डिमांड शेड्यूल, हिंदी में कहते हैं मांग तालिका, ठीक है, और नॉर्मल लाइफ में कह देते हैं टेबल, ठीक है। टेबल क्या, जैसे मैं कह दूँ जब किसी चीज़ की कीमत 1 थी तो मांग इतनी थी, जब कीमत 2 होगी तो मांग इतनी थी, 3 पर इतनी खरीद रहा है, 4 पे इतनी खरीद रहा है, 5 पे इतनी खरीद रहा है, तो वो चीज़ क्या है, टेबल है, तालिका है, ठीक है। अब मांग तालिका का मीनिंग की बात करें तो मांग तालिका मीनिंग क्या, मांग तालिका वह तालिका है, मांग तालिका वह तालिका है जो किसी उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पे कीमत तथा मात्रा के बीच संबंध दर्शाती है। वही तो भी बात हमने करी कि 1 रुपये पे कितना खरीदा, 2 रुपये पे कितना खरीदा, तो कीमत और मात्रा के बीच संबंध दिखा रही है कि 1 रुपये पे इतना, 2 रुपये पे इतना, 3 रुपये पे इतना। इसको हम क्या कहते हैं, मांग तालिका कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब मांग तालिका जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी होती है बाजार मांग तालिका। मांग तालिका 2 प्रकार की, एक व्यक्तिगत और एक बाजार मांग तालिका। जो आपकी व्यक्तिगत मांग तालिका होती है जो व्यक्तिगत मांग तालिका होती है, नाम से क्लियर है, व्यक्तिगत यानी कि जो एक व्यक्ति से संबंध रखती है, यानी कि जो एक व्यक्ति के मांग के बारे में बताती है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत मांग तालिका। अब इसके मीनिंग पे हम आते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो व्यक्तिगत मांग तालिका और मांग तालिका में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मांग तालिका में हमने पढ़ा था कि किसी उपभोक्ता के द्वारा, यानी कि उपभोक्ता का पता नहीं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने हैं, हमें उपभोक्ता का नहीं पता। लेकिन जब व्यक्तिगत की बात करेंगे तो क्या कहेगा कि एक उपभोक्ता के द्वारा, कितने, किसके द्वारा, किसी एक उपभोक्ता के द्वारा ठीक है बच्चों तो मीनिंग सेम टू सेम वही है, बस वहाँ पे क्या कर देना है, किसी एक उपभोक्ता के द्वारा। मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ कि व्यक्तिगत मांग तालिका वह तालिका है जो किसी एक उपभोक्ता के द्वारा
एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पे खरीदी गई मात्रा तथा कीमत के बीच संबंध दर्शाती है। मीनिंग आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ वही है, बस आपको क्या करना है, उपभोक्ता के साथ क्या लगा देना, किसी एक उपभोक्ता, सेम। बाकी जैसा हमने टेबल व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में डिस्कस किया था कि मैंने क्या कहा था कि वो एक टेबल है जो ये बताती है कि एक कीमत पे कितना खरीदेंगे, दो कीमत पे कितना खरीदेंगे, तीन पे कितना खरीदेंगे, चार पे कितना खरीदेंगे, पाँच पे, एक टेबल है। तो देखो वही टेबल बना रखिए। टेबल में जो पहला ये है, ये हमारे को क्या दिखा रहा है, वस्तु की कीमत, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, वस्तु की कीमत। ये है डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि वस्तु की मांग, ठीक है। एक कीमत पर 5 की मांग, दो कीमत पर 4, तीन कीमत पे 3, चार कीमत पे 2, 5 पर 1। इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बाजार मांग तालिका पे। जो हमारी बाजार मांग तालिका है वो बाजार मांग तालिका क्या कहती है? बाजार मांग तालिका वो कहती है कि बाजार मांग तालिका वह तालिका है जो किसी बाजार के सभी उपभोक्ता, नाम से क्लियर है, बाजार मांग तालिका यानी कि पूरे बाजार के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बाजार मांग तालिका में क्या कर देंगे, वहाँ पे एक उपभोक्ता करा था, यहाँ पे क्या कर देंगे, बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, क्या कर देंगे, बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा। पढ़ते हैं एक बार इसको कि बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका वह तालिका है जो किसी बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा, क्या बात आ गई, सभी उपभोक्ताओं के द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को दर्शाती है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बात करते हैं, एक बार मैं पेंसिल का साइज छोटा कर लूँ, हाँ जी चलो। अब आगे हमारे हैं बाजार मांग तालिका के उदाहरण में देखें तो हमने यहाँ पे ये मान कर चले कि बाजार में केवल कितने उपभोक्ता हैं, 2 ही उपभोक्ता हैं। वैसे देखो बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता हैं, अब मैं सभी के उपभोक्ताओं का अगर मैं पेंसिल पेन लेके बनाने बैठूँ तो हो सकता है मेरी पूरी कॉपी भर जाए, या फिर हो सकता है पूरी बुक मेरी सिर्फ डिमांड टेबल पे रह जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या है, ये मान के चल रहे हैं कि बाजार में कितने ही कस्टमर हैं, बाजार में केवल 2 ही उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी, ठीक है बच्चों। तो वस्तु कीमत 1, 2, 3, 4, 5। ए बंदा क्या मांग रहा है, 1 पर 5, 2 कीमत पे 4, 3 कीमत पे 3, 4 कीमत पे 2, 5 कीमत पे 1। इस तरह बी बंदा क्या मांग रहा है, जो कीमत 1 तो ये 6 मांग रहा है, कीमत 2 तो ये 5 मांग रहा है, कीमत 3 तो ये 4 मांग रहा है, 4 पे 3 मांग रहा है, 5 पे 1, 2 मांग रहा है, ठीक है। अब बात आती है बाजार मांग की। बाजार क्या इन्हीं दोनों से मिलके तो बना है। जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, एक मिनट, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, यानी कि 5 + 6 11, 4 + 5 9, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 1 और 2 3, यानी कि जो बाजार के ग्राहकों की टोटल मांग को शामिल कर दिया जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, बाजार मांग कहलाती है, ठीक है। अगर बाई चांस ही आपसे पूछ लिया जाए कि बाजार मांग किसे कहते हैं, तो बाजार मांग में आप लिखोगे कि बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा की गई मांग का कुल जोड़ बाजार मांग कहलाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको इस प्रकार से बाजार मांग तालिका भी बता दी। अब आगे जो बात आती है, मांग वक्र की बात आती है। मांग वक्र कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, वही कंसेप्ट है, वही चीज़ है जो हमने क्या है, मांग तालिका में पढ़ा, ठीक है बच्चों। बस इसमें चेंज क्या हो जाता है कि जो तालिका, जो टेबल, जो तालिका थी, मांग तालिका थी, उसको हमने टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, लेकिन इसको क्या करते हैं, कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया, मांग वक्र कह दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिमांड कर्व कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका मीनिंग हम पढ़ रहे हैं कि मांग वक्र वह वक्र है जो किसी उपभोक्ता के द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी गई मात्रा तथा कीमत के बीच संबंध दर्शाता है। बस फर्क ये रहा कि हमने वहाँ पे क्या करा, मांग तालिका वह तालिका है लिखा था, यहाँ पे लिखा मांग वक्र वह वक्र, यानी कि तालिका की जगह क्या वर्ड कर दिया, वक्र वर्ड कर दिया। और वहाँ पे क्या लिखा था, दर्शाती लिखा था, यहाँ क्या लिख दिया, दर्शाता लिख दिया। बाकी सेम टू सेम एज इट इज़ मीनिंग, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे क्या फ़र्क करा कि तालिका की जगह वक्र कर दिया और दर्शाती की जगह दर्शाता कर दिया, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, आगे जो हमारा डिमांड शेड्यूल है यानी कि डिमांड कर्व है, ये 2 टाइप्स का होता है। एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत मांग वक्र, दूसरा क्या है बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होगा, वही व्यक्तिगत मांग वक्र वह वक्र है जो किसी एक उपभोक्ता के द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी की मात्रा और कीमत के भी संबंध दर्शाता है। सेम टू सेम जो आपने मांग तालिका करा था ना, व्यक्तिगत मांग तालिका, सेम टू सेम वही है, बस तालिका की जगह क्या कर दोगे, वक्र कर दोगे, और दर्शाती की जगह क्या कर दोगे, दर्शाता कर दोगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण कैसे बना रखा है। ये देखो, हमने यहाँ पे क्या है, जो लेटी हुई एक्सिस है ये वाली, ये ओ एक्स एक्सिस कहलाती है और ये जो खड़ी एक्सिस है ये ओ वाई एक्सिस कहलाती है। ठीक है इसमें हमने क्या देखा, ये देखो ये कीमत, इसमें हमने ओ वाई पे क्या लिया, वस्तु की कीमत लिया, ओ एक्स पे क्या लिया, वस्तु की मात्रा ली, कि कितनी मात्रा में खरीदे। अब जब कीमत 1 मांग 5, कीमत 2 मांग 4, कीमत 3 मांग 3, कीमत 4 मांग 2, यानी उनको आपस में क्या करते हैं, मिला दिया। और सभी के हेड पॉइंट्स को आपस में जब हम मिला देते हैं तो इससे जो हमें कर्व मिलता है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, जो वक्र मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिगत मांग वक्र हो गया। अब बात करते हैं बाजार मांग वक्र की। बाजार मांग वक्र क्या है, बाजार मांग वक्र भी यही चीज़ है, जैसे बाजार मांग तालिका पढ़ा था कि बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो बाजार के सभी उपभोक्ताओं के द्वारा विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदी गई मात्रा की कीमत और संबंध को दर्शाता है। वही काम तो है, सेम टू सेम, बस तालिका की जगह वक्र कर दिया और दर्शाती की जगह दर्शाता कर दिया, बाकी सेम टू सेम बाजार मांग तालिका की तरह। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो ये देखो, पहले ए के लिए बनाया कि ए व्यक्ति का, जैसे हमने टेबल बनाया था ना कि पहले ए का देखा था कि ए ने कीमत पे कितनी मांग करी, बी, और उसके बाद बी का देखा था और फिर जोड़ करा, 3 हिस्सों में करा था ना, तो इसको भी 3 हिस्सों में करेंगे पहला ए का, ए ने जब कीमत 1 तब कितनी मांग करी, जब कीमत 2 तब कितनी मांग करी, जब कीमत 3 तब कितनी मांग करी, जब कीमत 4 तब कितनी मांग करी। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसी तरह से बी का हो गया, और जब ए और बी दोनों का आपस में जोड़ दें तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बाजार मांग वक्र कहलाती है ना। तो यही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर है हमने क्या करा, इन दोनों को शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, एक कीमत पे 5 ये मांग रहा था और एक कीमत पे 6 ये मांग रहा था, 5 और 6 11, यानी कि जब कीमत 1 थी तो मांग कितनी है, बाजार की मांग कितनी है, 11। ठीक है, जब कीमत 2 पे इसकी कितनी मांग थी, इसकी है 4, कीमत 2 पे इसकी कितनी है 5, 4 और 5 9, तो ये देखो 9 मांग हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या है, बाजार मांग का भी हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, कल हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन। आज सिर्फ इतना ही, आज तो सिर्फ एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था डिमांड का, कल हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।